जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हमारे बीच में है डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताने के लिए श्री जसवीर सिंह मलिक जी। सर, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी नमस्कार, सभी दर्शकों को, और आपको भी बधाई हो। सर, मैं डिजिटल अरेस्ट क्या होता है इसके बारे में आप दर्शकों को जानकारी दें। दरअसल डिजिटल अरेस्ट वास्तव में एक धोखाधड़ी है, ऑनलाइन ठगी है, जिसमें जो डिजिटल अरेस्ट करने वाले हैं या हम उनको ठग कहें, वो क्या करते हैं, एक वीडियो कॉल के जरिए या मैसेज के जरिए पीड़ित को डराते हैं, धमकाते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई आपने जो है मनी लॉन्ड्रिंग किया है, आपके अकाउंट्स में फर्जी ट्रांजैक्शन हुआ है, या आपका जो कॉरियर है उसमें ड्रग वगैरह मिला है, यानी बहुत तरह तरह की चीज़ें जो है वो बताते हैं। और कभी वो सीबीआई अधिकारी बन के, कभी पुलिस अधिकारी बन के, या कभी किसी और एजेंसी के सरकारी अफसर बन के वो पीड़ित को डराते हैं, यहाँ तक धमकी देते हैं कि भाई अगर जो है आप फ़ोन से दूर जाएंगे तो लंबे जेल चले जाएंगे, आपका बैंक अकाउंट सीज हो जाएगा, आपको जो है लंबे समय तक पुलिस की जो है ना जांच का सामना करना पड़ेगा, इस तरह की वो चीज़ें बोलते हैं। वास्तव में ये एक मनोवैज्ञानिक हथियार है। वास्तव में डिजिटल अरेस्ट जो है ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, और इसका जो आज के दिन जो दायरा है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि कोई भी व्यक्ति इसका शिकार हो जाता है। इसमें वो किस किस तरह के लोगों को अपना शिकार बनाते हैं? इसमें ज़्यादातर वो लोग फंसते हैं जो कानून का पालन करने वाले होते हैं। पढ़े लिखे लोग भी इसमें बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। पीछे अगर हम बात करें तो एक मुंबई में महिला इंजीनियर जिससे 32 करोड़ रुपए की ठगी होगी, दिल्ली में एक ऐसा दंपत्ति जिनसे 15 करोड़ की ठगी होगी, और अभी हाल ही का जगाधरी हरियाणा का मामला है जिसमें एक डॉक्टर को, जो सेवानिवृत्त डॉक्टर था, रिटायर्ड डॉक्टर था, और बल्कि एक कंसल्टेंसी भी चलाता था, यानी पढ़ा लिखा व्यक्ति था जी, वो 15 दिन तक अरेस्ट रखा और लगभग 1 करोड़ 42 लाख रुपए उससे ठग लिए। इसमें वो लोग ज़्यादा शिकार होते हैं जो किसी को इसके बारे में बताते नहीं कि मेरे साथ ये घटना हो रही है। अभी जो डिजिटल अरेस्ट जगाधरी वाला मामला है उसमें जो सामने आया वो ये आया कि भाई उन्होंने उसको ये बोल दिया कि तूने किसी को बताना नहीं है, फ़ोन नहीं उठाना है, और वो डॉक्टर साहब जो उसके साथ घूमने जाते थे पार्क में, या बहुत सारी चीज़ें आम जिंदगी की चर्चा करते थे, उनके भी फ़ोन उसने नहीं उठाए, रिसीव ही नहीं किए। तो वो लोग ज़्यादा शिकार बनते हैं जो आपस में एक दूसरे को सलाह मशवरा नहीं लेते, ना जो इनसे अपने आप में बह मानते हैं। नहीं, डर तो था ही, डर के कारण तो वो सब हुआ ही है उनका। जी, क्या वास्तव में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानूनी प्रावधान है? भारतीय संविधान के अनुसार डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी मतलब प्रक्रिया नहीं है। आज भी हमारे यहाँ पे अरेस्टेशन के लिए या गिरफ्तारी के लिए फिजिकल अपियर होना बहुत जरूरी है, चाहे पुलिस है चाहे कोई और एजेंसी है, कभी भी डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ों को कार्यान्वयन रूप में नहीं लाती, ना ही किसी मुकदमे की इस तरीके से ऑनलाइन सुनवाई होती है जैसे डिजिटल अरेस्ट में ये ठग करते हैं। क्यों मुश्किल हो रहा है इस तरह की धोखाधड़ी से बच पाना? इसमें 2-3 मुख्य कारण है। सबसे पहला कारण तो ये है कि जो साइबर अपराध होता है वो अन्य अपराधों से अलग होता है, भिन्न है जी। इसमें, और अपराधी में कई तरह की डिजिटल फाइनेंशियल लेयर होती हैं। तो अगर एक बार किसी के साथ ठगी हो जाती है तो एजेंसीज के लिए या पुलिस के लिए भी उसको कवर कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा इसका मुख्य कारण ये है कि जो पीड़ित होता है वो कहीं और होता है, और जो ठगी करने वाले होते हैं, जो डिजिटल अरेस्ट करते हैं, जो फ्रॉड करते हैं, जो ठग हम कहें या साइबर अपराधी हम कहें, वो कहीं दूर होते हैं। जो जब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं या एजेंसीज वहाँ तक पहुँचते हैं, या तो उस पैसे को निकाल चुके होते हैं या कहीं और ट्रांजैक्शन कर चुके होते हैं, जो पुलिस के लिए भी रिकवर कर पाना बड़ा मुश्किल या असंभव हम कहीं कई बार होता ही नहीं है। तो ये एक मुख्य कारण है कि ये चीज़ें एक बार होने के बाद आदमी नहीं बच पाता। यदि किसी व्यक्ति के साथ इस तरह की समस्या पैदा होती है तो सबसे पहले वह कहाँ पर अपना समाधान के लिए जाए?
देखिए, सबसे पहले तो जब भी कोई डिजिटल अरेस्ट जैसी बात हो जाए तो घबराएं नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई जुर्म नहीं किया हुआ होता है। दूसरा, सरकार ने एक हेल्पलाइन चलाई हुई है 1930 1930, जी सर। उस पर कंप्लेंट तुरंत रजिस्टर्ड कराएं। दूसरा, cyber.gov.in एक वेबसाइट है सरकार की, उस पर अपनी शिकायत दर्ज करें। तुरंत बैंक से संपर्क करें ताकि पैसा रोका जा सके, जो जालिया, वो तो जालिया जो बाकी का है उस ट्रांजैक्शन को रोका जा सके। मुकदमा तुरंत रजिस्टर्ड करवाएं, डिले ना करें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सारी आवश्यक सूचनाएं जो है वो संबंधित विभाग तक भेजें। और इसमें जो ट्रांजैक्शन आपने किया है, जो फोन कॉल से जो डिटेल्स हैं आपके पास, वो संभाल के रखें। ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहले इसमें 5-6 बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो अपने बच्चों को, अपने परिवार को बताएं कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है। दूसरा, ये ध्यान में रखें कि कोई भी एजेंसी या कोई भी पुलिस या कोई भी CID CBI डिजिटल अरेस्ट नहीं करती, इस तरह की गिरफ्तारी का कोई प्रावधान नहीं है। तीसरा, किसी को अपना OTP या बैंक ट्रांजैक्शन से संबंधित दस्तावेज ना दें। चौथा, कोई भी वेबसाइट जो है इस तरह की कोई फ्रॉड क्लिक करने के लिए या कुछ के लिए भेजें तो किसी साइट पर क्लिक वगैरह ना करें। पांचवा जो है, किसी तरह की ज़रूरत पड़े तो आधिकारिक जो वेबसाइट्स होती है विभागों की, डिपार्टमेंट्स की, बैंक या जिसकी भी कंसर्न आपको चाहिए तो उसी से संपर्क करें। और नेक्स्ट जो है वो ये है कि भाई हमेशा जागरूकता जो सरकार द्वारा चलाई जाती है, अवेयरनेस कैंप्स लगाए जाते हैं, उनमें जरूर जाएं, जागरूकता लें, अपने परिवार के, अपने संबंधियों को भी इसके बारे में जरूर जागरूक समय समय पे करें। सभी दर्शकों को मैं एक ये बात बताना चाहूँगी, इस तरह की समस्या जब आ जाए आप पर तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। जो सर ने वेबसाइट वगैरह बताई हैं उन पे आपने जाके इसको रजिस्टर करवाना है। कोई भी अपना बैंक या कोई भी निजी डिटेल अगर मांगे तो आपने नहीं देनी है। और ये जो सर ने हमारे को जानकारी दी वो अपने परिवार के सभी सदस्यों को आप बताएं, अपने बच्चों को बताएं और आगे अपने जानकारों को भी शेयर करें। धन्यवाद।